You are It's because traitor. of your You are state of traitor. Israel. You Be are embarrassed Go of to yourself. Gaza. Go. You are They endangering want you in everyone Gaza. in Why you Egypt. don't go to You Gaza? are a war criminal. You're not You are not representing part the of the Jewish people. अभी आपने जो वीडियो कटिंग देखी है, इसमें दो अफराद इस बात पर उलझ रहे हैं कि कौन असली यहूदी है और कौन यहूदियत के नाम पर महज एक धब्बा है। और ये इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग एक कदीम मजहब को एक मॉडर्न पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, और ऐसे लोगों में खुसूसी तौर पर मुस्लिम्स की अक्सरियत है जो ज़ायनिज़्म को जुडाइज़्म का ही कोई दूसरा लफ्ज़ समझ बैठते हैं, और ये उलझन, तनाव, गलतफहमी और तनाज़ा पैदा करती है। बहुत से लोगों के लिए यहूदी और सहूनी की इस्तिलाहात एक ही ग्रुप के लोगों के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन क्या ये वाकई सच है? और क्या हो अगर मैं कहूं कि यहूदियत जो हजारों साल पुराना मजहब है, उसको ज़ायनिज़्म नामी सियासी नजरिए के साथ जोड़ना गलत है? तो आइए आज आपको यहूदियत और सहूनियत के दरमियान फर्क समझाता हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो का मकसद उन गलतफहमियों को दूर करना है जो अक्सर इन इस्तिलाहात के इर्द गिर्द घूमती हैं, और साथ ही ज़ायनिज़्म की असल हकीकत, इसके मकासिद और पॉलिसीज का भी आज जायजा लेंगे। यहूदियत और ज़ायनिज़्म दोनों एक जैसे क्यों नहीं है और इस फर्क को समझना क्यों इंतहाई जरूरी है, इस बात का भी जायजा लेते हैं कि सहूनियत यहूदियत से किस तरह मुख्तलिफ है और ये फ़र्क आज आलमी अमन के लिए क्यों अहम है। दरअसल यहूदियत दुनिया के कदीम तरीन मोनोथेस्ट यानी तौहीद पसंद मज़ाहिब में से एक है, यानी ऐसे मज़ाहिब जो सिर्फ एक खुदा की इबादत करते हैं, और यहूदियत की जड़ें 3000 साल पुरानी हैं। इस मज़हब का आगाज़ कदीम इब्रानियों से हुआ, जिनकी तारीख यहूदियत की बुनियादी किताब तौरात में दर्ज है। यहूदियत का मरकजी अकीदा एक खुदा की इबादत है, एक ऐसा तसव्वुर जो उस वक्त इनकिलाबी समझा जाता था, ऐसे वक्त में जब ज्यादातर सिविलाइजेशंस शिर्क पर अमल करती थी या बहुत से खुदाओं की पूजा करती थी। यहूदियत की कहानी पैगंबर यानी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, और यहूदियों को बनी इसराइल भी कहा जाता है। दरअसल प्रॉफिट इब्राहिम के एक बेटे इसहाक और फिर आगे उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, जो कि खुद भी एक पैगंबर थे, और इन्हीं याकूब का दूसरा नाम इसराइल भी था। दरअसल उनके 12 बेटों की औलाद ही बनी इसराइल या यहूदी कहलाती है। वैसे तो यहूदी भी बनी इसराइल के 12 कबाइल में से सिर्फ एक कबीला ही है जो कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यहूदा की नस्ल में से है, लेकिन आज की दुनिया में बनी इसराइल के बाकी कबाइल इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो आम तौर पर तमाम बनी इसराइल को यहूदी ही कहा जाता है। इसीलिए अक्सर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदियों का बाप भी कहा जाता है, जिनके बारे में यहूदी रवायात के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि उन्होंने खुदा के साथ एक अहद किया था, और इस अहद में वादा किया गया था कि इब्राहिम की औलाद एक अजीम कौम बनेगी और फलस्तीन की सरजमीन की वारिस होगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये औलाद बनी इसराइल के नाम से मशहूर हो गई, और उन्होंने तौरात की तालीमात के गिर्द अपनी मजहबी शनाख्त तश्कील दी। वैसे देखा जाए तो अरब, खुसूसी तौर पर मक्का के अरब भी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं, क्योंकि इसहाक के अलावा इब्राहिम के एक और बेटे भी थे जिनका नाम इस्माईल अलैहिस्सलाम था, और पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं इस्माईल की नस्ल में से हैं। शायद इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि इब्राहिम के दोनों बेटों की औलादें यानी बनी इसराइल और अरब यानी बनी इस्माइल उसी सरजमीन फ़लस्तीन के लिए आज एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, जिसका वादा इब्राहिम की औलाद के लिए किया गया था। अब हैं तो दोनों इब्राहिम की ही औलाद। एनीहाउ, गेटिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, यहूदियों को अपनी पूरी तारीख में जिला वतनी और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में खाना बदोशी जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अगरचे यहूदियत उन्हें मुश्तरका मजहबी अकायद, रस्म रवाज और रिवायात के जरिए मुत्तहिद करती है, लेकिन उनके तजुर्बात, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और तर्ज जिंदगी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अमरीका, इसराइल, रूस, इथोपिया और अर्जेंटाइन जैसे ममालिक में यहूदी बरादरियां मौजूद हैं, जिनमें से हर एक उन सकाफतों और माशरों से तश्कील पाती हैं जिनमें वो रहते रहे हैं। इस डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि तमाम यहूदी अपने अकीदे पर एक ही तरह अमल नहीं करते, बल्कि कुछ यहूदी इंतहाई मजहबी हैं, रिवायती यहूदी कवानीन और रस्म व रवाज पर सख्ती से अमल करते हैं, जबकि दूसरे सेकुलर हैं जो मजहबी तरीके की बजाय यहूदियत की तारीख और सकाफती पहलुओं से ज्यादा जुड़े हुए हैं। सियासी तौर पर भी यहूदी मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं। कुछ ज्यूज ऐसे हैं जो ज़ायनिज़्म की भरपूर हिमायत करते हैं, जबकि बहुत से यहूदी इसके नाकिद हैं या मुकम्मल तौर पर इसकी मुखालिफत करते हैं। वहीं लफ्ज़ ज़ायोन या सहून भी अपने आप में बहुत ही खास है। दरअसल इब्रानी बाइबल में इसराइल की सरजमीन पर एक पहाड़ी का नाम ज़ायून है, और यरूशलेम के शहर को भी ज़ायून कहा जाता है, लेकिन ये आमतौर पर मुकद्दस जगह या आसमान की बादशाही के मायना में भी इस्तेमाल होता है। और इसी की बुनियाद पर 19वीं सदी के आखिर में ज़ायनिज़्म के नाम से यूरोप में एक सियासी तहरीक शुरू हुई, और ये मूवमेंट बुनियादी तौर पर एक यहूदी वतन के क़याम के मकसद के साथ शुरू हुई थी।
दरअसल उस वक्त बहुत से यहूदियों को यूरोप में इम्तियाजी सलूक का सामना था, जहां यहूदियों को बड़े शहरों में रहने की भी इजाजत नहीं होती थी। उन्हें बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था, जिसकी वजह से कुछ यहूदी रहनुमाओं का ख्याल था कि इसका वाहिद हल एक अलहदा रियासत तश्कील देना है, जहां यहूदी आजादाना और महफूज तरीके से रह सके। थियोडोर हर्जल को जदीद ज़ायनिज़्म का बाप यानी फादर ऑफ मॉडर्न ज़ायनिज़्म समझा जाता है। हर्जल ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाला एक यहूदी सहाफ़ी और सियासी कारकुन था। 19वीं सदी के आखिर में हर्जल ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि यहूदियों को यूरोप के जुल्म सितम से बचने के लिए एक अपनी रियासत की जरूरत है। उसका ख्याल था कि सिर्फ यहूदी रियासत के क़याम के जरिए ही यहूदी तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी हासिल कर सकते हैं। ये ख्यालात उसकी मशहूर किताब डीर जॉर्डन स्टार्ट यानी ज्यूइश स्टेट या यहूदी रियासत में पेश किए गए थे, जो बाद में सेहूनी तहरीक की बुनियाद बन गई। हर्जल का ये विजन रिवायती यहूदी अकायद से बहुत मुख्तलिफ था, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उसके बिल्कुल मुखालिफ था, क्योंकि तारीखी तौर पर यहूदियों का ख्याल था कि मुक़द्दस सरजमीन पर वापसी सिर्फ खुदा की मुदाखलत और मसीहा की आमद के जरिए ही होगी। ये उनके मजहबी अकीदे का हिस्सा था। दूसरी तरफ हर्जल ने एक नया नज़रिया मुतारिफ करवाया था कि किसी मजहबी वाक़या का इंतज़ार करने की बजाय यहूदियों को मामलात अपने हाथ में लेने चाहिए और डिप्लोमेसी और सेटलमेंट के जरिए एक रियासत के क़याम के लिए काम करना चाहिए। और उस वक्त के ज़्यादातर दौलतमंद और इन्फ्लुएंशियल ज्यूज़ ने हर्जल का ये आइडिया बाय किया और यहूदी रियासत के क़याम के लिए काम करने लगे। कटिंग शॉर्ट टू आवर मेन टॉपिक, यहाँ ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम यहूदी ज़ायनिज़्म की हिमायत नहीं करते हैं। दर हकीकत बहुत से यहूदी गिरोह, खासतौर पर ऑर्थोडॉक्स फिरके और तरक्की पसंद यहूदी, मुख्तलिफ मजहबी और इखलाकी वजूहात की बुनियाद पर ज़ायनिज़्म की मुखालफत करते हैं। I lost my whole community as a Jewish person. I sent him that photo of that man holding his headless child after his refugee camp was bombed. And he blocked me. ऑर्थोडॉक्स यहूदियों में कुछ गिरोहों का ख्याल है कि यहूदी रियासत की तश्कील सिर्फ खुदाई मुदाखलत के जरिए होनी चाहिए, जैसा कि मजहबी लिटरेचर में पेशगोई की गई है। उनका इस्तेदलाल है कि सियासी ज़राए से इसराइल का क़याम यहूदी कानून और नबूवत के बारे में उनके अकीदे के बिल्कुल खिलाफ है। मिसाल के तौर पर नितोरी कारता और कुछ हसीदी गिरोहों का ख्याल है कि यहूदियों को मसीहा के आने तक जिला वतनी में ही रहना चाहिए और वह ज़ायनिज़्म को अपने मजहबी अकायद की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखते हैं। दूसरी तरफ बहुत सी तरक्की पसंद यहूदी बरादरियाँ इखलाकी बुनियादों पर ज़ायनिज़्म की मुखालफत करती हैं। ये गिरोह फ़लस्तीनियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक और इंसानी हकूक़ पर इसराइली पॉलिसियों के असरात के बारे में खदशात का इजहार करते हैं। उनकी दलील ये है कि ज़ायनिज़्म की वजह से फ़लस्तीनी जिला वतनी का सामना कर रहे हैं और खित्ते में जारी तनाज़ात में इजाफा हुआ है। I beg you, say something. Say something about the genocide. Say something about what's going on. Just speak up for the voiceless, because that is what we're supposed to do as Jewish people. Yes, a lot of us are speaking out in support of Palestine, but it's not enough. It should be all of us. Jewish Voice for Peace जैसी तरक्की पसंद यहूदी तंजीमें इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करती हैं और इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के मुनसिफाना और पुरअमन हल की वकालत करती हैं। वहीं कई प्रोमिनेंट यहूदियों ने ज़ायनिज़्म के सियासी इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसकी एक नुमाया मिसाल आलमी शोहरत याफ्ता यहूदी दानिश्वर और सियासी कारकुन नोम चॉम्स्की हैं। The term Zionism has changed its meaning radically. 80 years ago, 70 years ago, my views were regarded as part of the Zionist movement. Today, the same views are regarded as anti-Zionist. नोम चॉम्स्की फ़लस्तीनियों के बारे में इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे की मुखालिफत और दो रियासती हल की वकालत करते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी गैदरिंग में ये बात की है कि किस तरह ज़ायनिस्ट मूवमेंट अपने असल मकासद से हट गई है और ये किस तरह इलाकाई अदम इस्तेहकाम में किरदार अदा कर रही है। वहीं दूसरी जानिब टिकुन मैगजीन के एडिटर रबी माइकल लर्नर एक और बाअसर आवाज है, जो इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन और मसालिहत की वाज़े हामी रहे हैं। कब्जे के खात्मे का मुतालिबा करते और अक्सर सेहूनी इक़दामात पर तनकीद करते हैं। लर्नर और उनकी तंजीम ने इसराइली रियासत की सख्तगीर पॉलिसियों को चैलेंज करने के लिए मुतादिद पिटिशंस और पब्लिक कैंपेन्स भी अरेंज की हैं। इसके अलावा जूइश वॉइस फॉर पीस यानी JVP, जो एक ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका में एक प्रोमिनेंट जूइश ग्रुप है जो इसराइली हुकूमत के इक़दामात, खासतौर पर फ़लस्तीनियों के साथ उसके सलूक की मुखालिफत करता है। JVP बाकायदगी से इसराइली बस्तियों की तोसी, फौजी कब्जे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुजाहिरों और पिटिशंस का एहतमाम करती है। इन मिसालों से जाहिर होता है कि ज़ायनिज़्म के सियासी इक़दामात के खिलाफ यहूदियों की नुमाया मुखालिफत मौजूद है। दरअसल ज़ायनिस्ट पॉलिसीज़ इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है।
मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई और सियासी तनाज़ात की वजह से तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है, जिससे पूरी दुनिया का अमन दांव पर लगा हुआ है। अदम इस्तेहकाम के मरकजी मसाइल में से एक फलस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्जा है, जो बराह रास्त ज़ायनिस्ट नजरियात का नतीजा है, जो यहूदी रियासत की तोसी को फरोग दे रहे हैं ताकि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब हासिल किया जा सके। इस वक्त गजा को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और शहरियों को वाज़े तौर पर यह कह दिया गया है कि खुद ही गजा का तमाम इलाका खाली कर दें, क्योंकि अब ये इसराइल का हिस्सा है। अगर आप गजा की वीडियोस देखें तो एक इंसानी अलमिया है जो जन्म ले रहा है। हॉस्पिटल्स और कैंप्स पर ज़ायनिस्ट आर्मी के हमलों से फलस्तीनियों की मुकम्मल नस्ल कुशी का खदशा बढ़ता जा रहा है। फलस्तीनियों की नकल मकानी और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदियों ने इंसानी बहरान पैदा किया है, जिससे न सिर्फ फलस्तीन के अंदर बल्कि पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया में भी नाराजगी में इजाफा हो रहा है और इसके नतीजे में फलस्तीनी मज़ाहमती तहरीकों की हिमायत में इजाफा हुआ है, जिससे सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। इसके अलावा इन पॉलिसियों के वसीतर जोग्राफियाई और सियासी नताइज भी हैं। ज़ायनिस्ट लॉबिंग के ज़ेरे असर इसराइल के लिए अमरीका की हिमायत ने अमरीका और मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा करती है। इसराइल के लिए अमरीकी फौजी और माली पुश्तपनाही अक्सर अरब और मुस्लिम ममालिक में नाराजगी का बाइस बनी है, जो अमरीकी हिमायत को इन इसराइली पॉलिसीज के तक़वियत के तौर पर देखते हैं, जिससे फलस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है। इससे मुस्लिम दुनिया में मगरिब मुखालिफ जज्बात में भी इजाफा हुआ है और इसने इराक, शाम और ईरान जैसे ममालिक के साथ अमरीका के सफारती ताल्लुकात को भी पेचीदा बना दिया है। ज़ायनिस्ट के इक़दामात से आलमी सियासत भी मुतासिर हो रही है। बाइकॉट, डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस यानी BDS तहरीक, जो इसराइल की पॉलिसीज के जवाब में इस पर माशी और सियासी दबाव डालने का मुतालिबा करती है, उसने दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर ली है। ज़ायनिस्ट के हाथों फलस्तीनियों के जेनोसाइड की वजह से मगरबी ममालिक के अवाम भी अब इसराइल का भयानक रूप देख रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। And I can tell you now, the public are on the right side of history. They have taken to the streets to demand sanctions, to demand the application of international law and for a permanent ceasefire. So now, no more double standards, no more impunity and no more hypocrisy from European leaders. कुछ ममालिक और तंजीमें नॉन वायलेंट एहतजाज के तौर पर BDS की हिमायत करती हैं, जबकि दीगर खास तौर पर मगरबी हुकूमतें इसे इसराइल मुखालिफ करार देते हुए इसकी मुखालिफत करती हैं। लेकिन ऐसे ममालिक में भी आम लोग ज़ायनिस्ट को नाजियों की तरह इंसानियत दुश्मन समझते हैं, जिससे इस मसले पर आलमी तकसीम में इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी जानिब ज़ायनिस्ट लॉबिंग ने बड़े ममालिक खास तौर पर अमरीका की खारजा पॉलिसीज पर भी नुमाया असर डाला है और तनाज़ात को बढ़ाने और आलमी सफारतकारी को ज़ायनिस्ट मफाद में तश्कील दिया है। अमरीका में इसराइल नवाज लॉबी, जिसकी नुमाइंदगी AIPAS यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जैसी बाअसर तंजीमें करती हैं, इस तंजीम ने इसराइल के लिए मजबूत अमरीकी हिमायत की मुसलसल वकालत की है। इस लॉबिंग के नतीजे में अरबों डॉलर की फौजी इमदाद, सफारती हिमायत और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बैनुल अक़वामी फोरम्स पर इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। अमरीका में ज़ायनिस्ट लॉबिंग इस बात को यकीनी बनाने में मुअस्सर रही है कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी खारजा पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बना रहे। इसकी वजह से अमरीकी पॉलिसी साज अक्सर दीगर इलाकाई मसाइल पर इसराइल को तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर बैनुल अक़वामी मुखालिफत और इंसानी हुकूक पर खदशात के बावजूद अमरीका ने इसराइल को माली इमदाद की फराहमी जारी रखी हुई है, जिससे मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तोसी और गजा में फलस्तीनियों का जेनोसाइड मुमकिन हुआ है। अमरीका के अलावा ज़ायनिस्ट लॉबिंग ने दूसरे बड़े ममालिक की खारजा पॉलिसियों को भी मुतासिर किया है। मिसाल के तौर पर यूरोप में बाज़ हुकूमतों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में बढ़ते हुए अवामी खदशात के बावजूद इसराइल के हामी ग्रोहों की जानिब से दबाव का सामना करना पड़ता है कि वो इसराइल के बारे में कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करे। How have we reached a point where burning patients alive in their hospital beds is not a red line for the EU? Where is the EU's moral compass? अगरचे कुछ यूरोपीय ममालिक ने इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ तनकीदी मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन अक्सर ममालिक ज़ायनिस्ट लॉबिंग और माशी, सियासी और सिक्योरिटी ताल्लुकात की वजह से इसराइल को बराह रास्त चैलेंज करने से हिचकिचा रहे हैं। ज़ायनिस्ट लॉबिंग का ये असर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रेड रिलेशंस तक भी फैला हुआ है। वो ममालिक जो अमरीका की हिमायत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं या इसराइल के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात रखते हैं, वो अक्सर इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज करते हैं। मिसाल के तौर पर अब्राहम अकॉर्ड, जिससे इसराइल और मुतादिद अरब रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आए थे, दरअसल ये मुआहिदा भी अमरीकी सफारतकारी और दबाव की वजह से ही हुआ था, जिससे मशरिक़ वुस्ता की जोग्राफियाई सियासत में ज़ायनिस्ट असर व रसूख की अक्कासी होती है। ज़ायनिज़्म, जिसे बुनियादी तौर पर एक कौम परस्त तहरीक के तौर पर शुरू किया गया था और जिसका मकसद सदियों की हिजरत के जवाब में यहूदियों के लिए एक महफूज रियासत कायम करना था, अब यह कहीं ज्यादा पेचीदा और जारहाना शक्ल इख्तियार कर चुका है। ज़ायनिज़्म ने अपनी तवज्जो एक यहूदी रियासत के क़याम से आगे बढ़ाकर पॉलिटिकल डोमिनेंस और इलाकाई कंट्रोल
پر مرکوز کرتی ہے، جس سے انتہائی خطرناک پالیسیاں سامنے آئی ہیں، جیسے ٹیریٹوریل ایکسپینشن، مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کا قیام اور نسل پرستی، جن سب کو عالمی امن کے لیے بڑے خطرات کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہ تحریک جو یہودیوں کی ہجرت اور خانہ بدوشی ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی تھی، اس نے نہ صرف لاکھوں فلسطینیوں بلکہ لبنانی شہریوں کو بھی اپنے گھر بار اور وطن چھوڑ کر دربدر کی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تباہل غزہ کے شہریوں کے کیمپوں پر بھی صرف اس لیے حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سرزمین، اپنے وطن سے دستبردار ہو جائیں۔ جدید صہیونیت کے سب سے متنازع پہلوؤں میں سے ایک علاقائی توسیع کی پالیسی ہے، جو فلسطینی سرزمین، خاص طور پر مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور اب غزہ پر اسرائیلی قبضے کے پیچھے ایک محرک قوت ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سے اسرائیل نے آہستہ آہستہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول بڑھا لیا ہے اور ایسی بستیاں تعمیر کی ہیں جنہیں بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بستیاں جو تاریخی اور مذہبی دعووں کی بنیاد پر یہودیوں کی زمین ہونے کے عقیدے سے متاثر ہیں، اس نے ہزاروں فلسطینی خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اسرائیل کی آبادکاری کی پالیسی نے کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان بستیوں کو اکثر اسرائیلی فوج کی جانب سے سخت تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آبادکاروں اور مقامی فلسطینی آبادی کے درمیان شدید جھڑپیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں نسل پرستی جیسے نظام کے الزامات سامنے آئے ہیں، جہاں فلسطینیوں کو اپنی نقل و حرکت اور وسائل تک رسائی پر سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی بین الاقوامی تنظیموں نے رپورٹیں جاری کی ہیں جن میں اسرائیل پر ایسی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں جو نسلی امتیاز کے مترادف ہیں، بالکل وہی پالیسیز جو جرمن نازیز کی تھیں۔ فلسطینی جنہیں زبردستی ان کے گھروں سے بے دخل کر کے پہلے غزہ جیسے سکڑتے ہوئے علاقوں میں قید کیا گیا اور اب وہاں ان پر جنگی جہازوں اور ٹینکوں سے بم برسائے جا رہے ہیں، ان پالیسیوں کی وجہ سے جینوسائیڈ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کی نقل مکانی اور سیاسی نمائندگی کا فقدان ریزسٹنس کو ہوا دیتا ہے، جس سے تشدد کا ایک ایسا سلسلہ پیدا ہوتا ہے جو پورے خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جدید زائنزم سیاسی غلبے اور علاقائی توسیع کی طرف اپنی ٹرانسفارمیشن کے ساتھ عالمی امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ زائنزم پر تنقید اینٹی سیمیٹزم یا یہود دشمنی کے مترادف نہیں ہے۔ اینٹی سیمیٹزم سے مراد ایک مذہبی یا نسلی گروہ کے طور پر یہودیوں کے خلاف تعصب یا دشمنی ہے، جبکہ زائنزم پر تنقید ایک سیاسی موقف ہے جو صہیونی تحریک سے وابستہ اقدامات اور پالیسیوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ فرق اس ویڈیو کے فوکس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جو مذہبی شناخت کی بجائے سیاسی اقدامات پر تنقید کرتی ہے۔ زائنزم ایک سیاسی نظریے کے طور پر ایک یہودی ریاست، خاص طور پر اسرائیل کے قیام اور حمایت کے ارد گرد مرکوز ہے، تاہم یہ خالصتاً یہودی تحریک نہیں ہے۔ در حقیقت بہت سے غیر یہودی افراد اور گروہ بھی مختلف وجوہات کی بنیاد پر زائنزم کی حمایت کرتے ہیں، جو اکثر پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور آئیڈیولوجیکل بنیادوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کرسچن زائنسٹ، خاص طور پر امریکہ میں، بائبل کی پیشگوئیوں میں یہودی ریاست کی اہمیت کی وجہ سے اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، جن کے نزدیک جب یہودی ریاست تھرڈ ٹیمپل بنا لے گی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امریکی ایونجلیکل لیڈرز اور سیاست دانوں جیسی نمایاں شخصیات نے اسی بنیاد پر یہودی نہ ہونے کے باوجود زائنزم کی حمایت کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زائنزم کا تعلق صرف یہودی شناخت سے نہیں ہے، اور زائنزم پر تنقید کرنا یہودیوں کو نشانہ بنانے کے مترادف بھی نہیں ہے۔ اس کے بجائے یہ ایک سیاسی نظریے اور ان پالیسیوں پر تنقید ہے جو اس کی ترویج کرتی ہیں، خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق۔ بدقسمتی سے زائنزم کے ناقدین کے خلاف اکثر ایک عام الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ صہیونیت مخالف فطری طور پر یہودی مخالف ہیں۔ یہ غلط فہمی دراصل اسرائیلی پالیسیوں پر تنقید کو یہودیوں کے خلاف نفرت سے جوڑ کر جائز سیاسی ڈیبیٹ کو دبانے کے لیے ڈیلیبریٹلی ڈیزائن کی گئی ہے۔ اس سے ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں زائنسٹ پالیسیز پر کسی بھی مخالفت کو تعصب کا لیبل لگا کر مسترد کر دیا جاتا ہے، اور انسانی حقوق، علاقائی تنازعات اور امن کی کوششوں جیسے مسائل کے بارے میں بامعنی بحث کو روکا جاتا ہے۔ بہت سے یہودی افراد اور گروہ خود زائنزم کے ناقد ہیں، لیکن یہود مخالف نہیں ہیں۔ آرتھوڈاکس یہودی فرقوں اور ترقی پسند یہودی برادریوں سمیت بہت سے یہودی افراد اور گروہ خود زائنزم کے ناقد ہیں، لیکن یہود مخالف نہیں ہیں۔ آرتھوڈاکس یہودی فرقوں اور ترقی پسند یہودی برادریوں سمیت یہ ناقدین اکثر مذہبی یا اخلاقی بنیادوں پر زائنزم کی مخالفت کرتے ہیں۔ زائنزم پر ان کی مخالفت اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ زائنسٹ کریٹیک اور یہود دشمنی الگ الگ تصورات ہیں۔ Netanyahu is a calamity for the Jewish people. Zionism is not eternal. Zionism represents the very opposite of eternal Judaism. اسی لیے پالیسیز، انسانی حقوق اور امن کی کوششوں کے بارے میں جائز خدشات کو یہودی مخالف جھوٹا لیبل لگائے جانے کے خوف کے بغیر سنا جانا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد تمام مذاہب کا احترام برقرار رکھتے ہوئے صرف سیاسی تنقید پر توجہ مرکوز کرنا ہے،
और आखिर में आलमी अमन और इस्तेहकाम का रास्ता तमाम लोगों के दरमियान इत्तेहाद, बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम में है, चाहे वो किसी भी मजहब, कौमियत या सियासी अकीदे से ताल्लुक रखते हों। एक ऐसी दुनिया में जो एक ग्लोबल विलेज कहलाती है, ये तस्लीम करना जरूरी है कि किसी भी गिरोह की तरफ से गलबा हासिल कर लेने से देर पा अमन हासिल नहीं किया जा सकता। इसके बजाय हमें एक ऐसे मुआशरे के लिए कोशिश करना चाहिए जहां इख्तलाफात का एहतराम किया जाए और मुश्तरका मकसद तमाम अफराद की फलाह बहबूद हो। ज़ायनिज़्म जैसे सियासी नजरियात की वजह से पैदा होने वाले डिस्प्यूट और टेंशन हमें डिस्प्लेसमेंट और कौम प्रस्ती के खतरात की याद दिलाते हैं। ये वीडियो ऐसे ही खतरनाक सियासी इक़दामात को चैलेंज करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुतालिबा करती है। ये तकसीम के मुकाबले में इत्तेहाद और बॉर्डर्स, रिलीजन और नेशन से बालातर अमन के अज़्म का मुतालिबा है। सिर्फ इस नुक्ता नज़र के जरिए ही हम एक ऐसी दुनिया बनाने की उम्मीद कर सकते हैं जहां अमन, इंसाफ और इक्वलिटी वाकई सबके लिए काबिल हुसूल हो। यहूदियत तमाम मज़ाहिब की तरह इसकी इक़दार और अकायद की वजह से काबिल एहतराम है, जबकि ज़ायनिज़्म पर एक सियासी तहरीक के तौर पर उसके अमाल और असरात के लिए सवालात उठाए जा सकते हैं। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।